नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि खिलाड़ी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, शोरा और अदीब भी इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि हुकूक इंसान के जहदकार, सियासी कायदीन और दूसरे जो अहम शख्सियतें होती हैं, ऐसी शख्सियतें जो माशरे पर गैर मामूली असरात मुरतब करती हैं, यानी माशरे को फ़ायदा पहुँचाती हैं, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। बहरहाल उन शख्सियतों में आज आपको बता दूं कि आज एक ऐसी शख्सियत भी शामिल होने जा रही है जो कोई ज़्यादा उम्र वाले भी नहीं है और ना ही वो समाजी जहदकार हैं या सियासतदान हैं, बल्कि आप देखें कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन है और ऐसे बिजनेसमैन है जिसने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को फ़रोग देने की कोशिश की है जो हर किसी की ज़रूरत है। आप अच्छी तरह जानते हैं, बिजली या इलेक्ट्रिसिटी हर घर की ज़रूरत होती है और आप देखेंगे कि जो भी हमारी हिंदुस्तानी रियासतें हैं या स्टेट्स हैं, वहाँ पर बिजली का बहुत ज़्यादा अगर मसला पाया जाता है तो फिर उस मसले को हल करने के लिए बहुत संजीदा कोशिशें की जाती है। बहरहाल आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं फरहान अहमद। ये सप्लाई चेन प्लेटफ़ॉर्म है सोलर लैडर, उसके को-फाउंडर हैं और आपको बता दूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म ने यानी सप्लाई चेन प्लेटफ़ॉर्म ने तकरीबन 11 करोड़ रुपए सीड फंडिंग के ज़रिए जमा किए हैं। कोई मामूली बात नहीं है और ये फरहान अहमद का कारनामा नहीं है, बल्कि उनके साथ 2 और दोस्त हैं, यानी मनन मेहता और अभिषेक पिल्लाई। इन 3 नौजवानों ने मिलके एक ऐसा लगता है कि सोलार एनर्जी के फ़ील्ड में इनकलाब बर्पा कर दिया है और उम्मीद है कि तेलंगाना भी उससे मुस्तफ़ीद होगा। तो बहरहाल फरहान, आपका बहुत-बहुत खैर मकदम है। वेलकम है हमारे स्टूडियो में। जी। Welcome Riyaz ji. जी। First of all, Alhamdulillah, all praises to Allah. जी। And thank you so much for calling me to the show. जी, जी। बहुत जैसे कि हम आपके बारे में सुनते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमने चाहा कि आपके बारे में कुछ बताएँ। क्योंकि आपका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, तो आप ये बताइए कि आपका जो ब्रॉट अप हुआ है, वो कलकत्ता में हुआ है। तो ये हैदराबाद और कलकत्ते का ताल्लुक़ कैसा है? करेक्ट। तो मेरे फादर एक्चुअली कैलकाटा के और जी। मेरी मदर वो हैदराबाद की है। तो जी। मैं क्लास 10 तक एक्चुअली कैलकाटा का स्कूलिंग में किया था जी, जी। एंड हैदराबाद में इंटर के लिए +2 में आया था हैदराबाद में। जी, जी। तो ये रहा। Yes. तो ये बताइए कि आपने जब ये बताया है कि जो आपके फ़ादर हैं, आपके वालिद साहब हैं, वो कोलकाता से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कमालुद्दीन जी, अहमद साहब, जी। और जो राबिया अहमद जी। हैं, वो हैदराबाद से ताल्लुक़ जी। रखती हैं। तो आपको कभी हैदराबाद आना पड़ता जी। है, तो कभी कोलकाता में जी। आप रहते हैं, लेकिन आपकी कंपनी जो है जी। वो मुंबई बेस्ड है। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? राइट। तो बेसिकली वी हैव टू जब जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बेसिकली स्टडीज़ जो मैं किया था, स्कूलिंग जो किया था, वो ऑब्वियसली मुझे कैलकाटा में चांस मिला था वहाँ पे पढ़ने के लिए। जी। ये हैदराबाद अगेन मुझे बहुत डिफरेंट, हर सिटी मुझे बहुत पसंद है अलग रीजन के लिए। जी। हैदराबाद में मुझे बहुत एक तो मैं हायर एजुकेशन थोड़ा किया था, जी, लाइक जी। +2 किया था हुँ। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दीन का भी थोड़ा ज़्यादा तालीम मिल सका यहाँ पे। वो कैलकाटा में थोड़ा कम था। कैलकाटा में मुझे एजुकेशन में फोकस मिला, जी, तो वो जी। बैलेंस अच्छा मिला मुझे, दोनों जी। दोनों तरीके का बैलेंस मिला। एंड ऑब्वियसली बॉम्बे हम लोग स्टार्टअप चूज़ किए थे क्योंकि वो सोलर इंडस्ट्री में सबसे बिगेस्ट लीडर है। वो जी, एरिया जी। में ज़्यादा फोकस इम्पोर्टेंट था, वहाँ पे कस्टमर्स थोड़े ज़्यादा थे, तो हम लोग को स्ट्रेटेजिकली बॉम्बे चूज़ करना पड़ा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि एक लड़का है जो हैदराबाद से भी ताल्लुक़ रखता है, कोलकाता से भी ताल्लुक़ रखता है। उसका ब्रॉट अप कोलकाता में होता है, फिर वो इंटरमीडिएट के लिए हैदराबाद का रुख करता है। फिर उसके बाद आप देखें कि एसआरएम कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, चेन्नई की तरफ वो जाता है और चेन्नई से फिर आप बर्कले यूनिवर्सिटी भी पहुँच जाता है। तो इस तरह जो फरहान का सफ़र रहा है, गैर मामूली रहा है। लेकिन फरहान, आप ये बताइए कि आप कोई और फ़ील्ड भी आप यानी चूज़ कर सकते थे, लेकिन सोलार पैनल्स, सोलार एनर्जी की तरफ आपका ज़हन कैसे गया? राइट। तो आप जैसे मेंशन किए थे, मुझे चांस मिला था अपना 3.5 इयर्स में चेन्नई में इंजीनियरिंग किया था। जी। वहाँ से आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू एक स्कॉलरशिप मिला था मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में। अच्छा। तो वहाँ पे जब मैं कैलिफोर्निया में हाउसेस देखता था, रूफटॉप्स देखता था, मैं देखता था कि ऑलमोस्ट एवरी हाउस में सोलर इंस्टॉल था एंड मुझे वो इंडिया में एकदम ही नहीं दिखा था। तो मैं अपना फ्रेंड उस टाइम जो यूके में पढ़ रहा था, मैं उसको कॉल करके पूछा कि इंडिया में कैलिफोर्निया में इतना सोलर इंस्टॉल्ड है और इंडिया में इतना ज़्यादा सनलाइट है और हम लोग के पास कुछ सोलर ही नहीं है, सो वी हैव टू डू समथिंग।
टू मेक श्योर दैट इंडिया में भी सोलर अपटेक ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग इंस्टॉल करें सोलर पैनल्स। तो वो इनिशियल आइडिया था वहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट किए थे वो उस टाइम 2018 में था, मैं जब कैलिफोर्निया में था उस टाइम ये कॉन्सेप्ट हम लोग सोचे थे। अच्छा, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो उसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी जिक्र आया है, तो वो किस्सा क्या है? राइट, तो हम लोग जब कॉलेज ख़त्म किए थे ऑल ऑफ अस 2018 मिडल ऑफ 28 मई जून वापस आए थे, एंड हम लोग सोच रहे थे कि ये सोलर का कैसा फील्ड में कैसे एंट्री करेंगे। तो उस टाइम कुछ पैसे नहीं थे, कुछ कैसा आइडिया कैसे था, तो हम लोग को बर्डन नहीं करना था अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो हम लोग खुद से कुछ करना था। तो जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम लोग को बहुत लकी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट 6-7 मंथ्स में हम लोग जो प्रोटोटाइप किए थे और जो भी वेबसाइट क्रिएट किए थे उससे बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला हम लोग को ग्लोबली। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक 1 लाख का ग्रांट मिला, एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का कंपटीशन से हम लोग को बहुत अच्छा बहुत रेकमेंड किए थे वो लोग, तो उससे हम लोग को 10,000 पाउंड्स ग्रांट मिला था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। एंड वाई कॉम्बिनेटर विच इज़ यूएस का, वो लोग का भी वाई कॉम्बिनेटर स्टार्टअप स्कूल से हम लोग को $10,000 का ग्रांट मिला था। तो उससे हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर सके अपना जर्नी। तो इससे हम लोग सोलर इंडस्ट्री में घुसे थे। अच्छा, ये बात बताइए, जैसा कि आपने कहा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसने आपको तकरीबन 10,000 पाउंड दिए, यानी इंडिया के 12 लाख रुपए हैं। तो क्या कंपटीशन क्या था, तो आपका प्रोजेक्ट क्या था? सो बेसिकली हम लोग का सोलर उस टाइम हम लोग जैसा कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट किए थे उस टाइम हम लोग क्राउड फंडिंग फॉर सोलर पैनल्स करना चाहते थे, जहाँ पे आप जैसा कोई एक स्मॉल पकड़ लीजिए, कोई भी एक स्कूल या कोई भी एक कमर्शियल लाइक कोई भी सेंटर जहाँ पे वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सोलर, हम लोग क्राउड फंडिंग यानी लोगों से मनी कलेक्ट करके वहाँ पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे। एंड एक बार सोलर पैनल इंस्टॉल कर देंगे वहाँ पे लेट्स से कोई एक हॉस्पिटल पे, एंड हॉस्पिटल को हम लोग गवर्नमेंट को हॉस्पिटल इलेक्ट्रिसिटी पे करता है, हम लोग बोलेंगे कि आप उसका 50% हम लोग को दीजिए, एंड वो 50% हम लोग वहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट फंड किए थे वो लोग को वापस देंगे। तो वो लोग को भी रिटर्न्स मिलते रहेगा, क्योंकि 20 साल तक सोलर पैनल चलेगा तो वो लोग को फंड्स रिटर्न्स मिलते रहेंगे, तो वो लोग का भी फायदा रहेगा एंड वो कम्युनिटी का भी फायदा होगा। तो वैसा कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट किए थे, एंड वो कॉन्सेप्ट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को बहुत पसंद है, और इससे उसके वजह से हम लोग को ग्रांट मिला था। अब जो दूसरी ग्रांट मिली थी वो किस प्रोजेक्ट पर मिली थी आपको? वो सेम प्रोजेक्ट पे सेम टाइम पे हम लोग को यूएस से वो मिला था, यूके से ये मिला था। और इंडिया में जो मिली थी आपको? इंडिया भी गवर्नमेंट के थ्रू सेम कॉन्सेप्ट पे मिला था। अच्छा, जहाँ तक फेसबुक का सवाल है, फेसबुक का आपने ये पहले भी जब हम बात कर रहे थे बताया कि फेसबुक से भी आपको 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए की ग्रांट मिली थी, वो किस लिए? हम लोग ये थोड़ा लेटर स्टेज था, 1-2 साल हम लोग ऑलरेडी हो गए था हम लोग का सोलर जर्नी में, तो हम लोग जैसा अपना प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट किए इसमें, फिर फेसबुक भी उसको रिकग्नाइज करके हम लोग को ये ग्रांट दिया था। अच्छा, ये बताइए, रूफटॉप सोलर कैपेसिटी के जहाँ तक सवाल है, तो आपने ये कहा कि हमारे मुल्क में जो सनलाइट है बहुत ज़्यादा होती है और जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है, तो आप क्या समझते हैं कि जो अब कैपेसिटी है इंडिया की वो क्या होगी? तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, प्रोजेक्टेड कैपेसिटी अप अंटिल 2030 इज दैट यू कैन हैव रेसिडेंशियल, बस रेसिडेंशियल अगर पकड़ेंगे तो आप यू कैन ईजिली इंस्टॉल 100 गीगावाट्स ऑफ सोलर इन इंडिया ऑन दिस रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो वो बहुत इट्स अ बिग मार्केट, लाइक यू कैन कंसिडर टू बी लाइक अ $50 बिलियन मार्केट सोलर का, यानी 2030 तक। 2030 तक, जी जी। तो आप ये समझते हैं कि अब चलिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, करेक्ट, तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उसमें कौन सी स्टेट आगे है सोलर एनर्जी के इस्तेमाल में, सोलर पैनल्स के इस्तेमाल में? सो करेंटली आप देखेंगे तो मोस्टली महाराष्ट्र इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स। महाराष्ट्र लेके आप राजस्थान ले लीजिए, आप गुजरात ले लीजिए, दीज आर द स्टेट्स जहाँ पे ऑब्वियसली जनरेशन भी थोड़ा हाई है, एंड दीज आर द लीडिंग स्टेट्स करेंटली। जी जी। आप ये बताइए कि आप लोगों ने सिर्फ हिंदुस्तान पर तवज्जो दी है या कंसंट्रेट किया है, या फिर कोई और मुल्कों पर भी तवज्जो दे रहे हैं? करेंटली हम लोग का फोकस हिंदुस्तान ही है, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान इटसेल्फ, अभी करेंटली 4th लार्जेस्ट है। वी बिलीव दैट इट्स गोइंग टू इंक्रीज एंड बिकम वन ऑफ द लीडिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड। अब एक बात अंदाज़ा लगाइए, चलिए सियासत की बात करते हैं, तो यानी सियासत पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दफ्तर सियासत की बात कर रहा हूँ, सियासत टीवी हैं, सियासत अखबार हैं, तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो अब मिसाल के तौर पर अगर हम इस बिल्डिंग पर, वैसे ऑलरेडी हमने लगाया है, हमारे जो मैनेजमेंट है आमिर अली खान साहब वगैरह ने, तो ख़ास तौर पर इंतज़ाम भी किया है, तो आप बताइए कि कितना खर्च आता है, कितने एक्सपेंडिचर्स आते हैं? राइट, तो जनरली क्या होता है कि आपको मैं और थोड़ा इजी समझे में, एक आपको कमर्शियल दिखेंगे, जैसे सियासत का ये बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग होगा और लेट्स से एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा।
सो कमर्शियल बिल्डिंग में थोड़ा ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट थोड़ा ज़्यादा चार्ज होगा गवर्नमेंट से, एंड आपका कंजम्पशन भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो एनर्जी ज़्यादा होगा जी। तो इसमें क्या होता है कि आपका कमर्शियली बहुत ऑब्वियसली बहुत सेविंग्स होता है, क्योंकि जैसी बोथ सिनेरियोज में अगर आप सोलर इंस्टॉल करेंगे, लेट्स से अगर रेसिडेंशियल में आपका कॉस्ट होगा लेट्स से 2 lakhs जी एवरेज में, यहाँ पे लेट्स से आपका 10 lakhs होगा कॉस्ट आपका कमर्शियल बिल्डिंग पे, बट सेविंग्स आप जो रहेंगे सेविंग्स विल बी वेरी हाई, बिकॉज ये जो 2 lakhs है आपको ऑलरेडी 3 years या 4 years के अंदर आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे जितना आप सेव करते रहेंगे एवरी मंथ इलेक्ट्रिसिटी पे। एंड यहाँ पे भी आपका सिंस आपका टैक्स बेनिफिट्स भी है, यहाँ पे आपका 3 years या 2 years में भी रिटर्न्स मिल जाएगा। एंड द थिंग इज सोलर इज गोना लास्ट फॉर 20 to 25 years। सो अगर 20-25 years तक आप सेविंग्स करेंगे एंड आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे आपका पैसा जो आप इन्वेस्ट करें वो आपको 2, 3 या 4 साल में मिल गया, सो आपको नेक्स्ट 15 years 20 years तो आपको बस रिटर्न्स मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। और एंड ऑब्वियसली यू आर सेविंग द एनवायरनमेंट ऑल्सो, राइट। वो आप कोल कंजम्पशन कम कर रहे हैं, आप ज़्यादा सोलर लाइक दैट इज द सन का एनर्जी का कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा फरहान, ये बताइए कि जब आपने ये शुरू किया था 2018 में आपने शुरू किया था आपके दोस्त के साथ, तो तब कुछ आपको मैंने फ़ायदा नहीं हुआ, तो किस तरह आप लोग, क्या आप मायूस नहीं हुए उस वक्त? तो हम लोग जब स्टार्ट किए थे, जैसे मैं बोला था, फर्स्ट 6 months बहुत ही अच्छा था कि फंड्स मिल गए, ग्रांट्स मिल गए। हम लोग सोचे कि अच्छा ऐसे ही हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, सोलर इंडस्ट्री में हम लोग अंदर घुस जाएंगे, पर उसका जैसा कुछ भी था नहीं। हम लोग जैसे ही घुसे वी नोटिस दैट द इंडस्ट्री बहुत रेगुलेटेड है, बहुत लोग को मिलना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोलर इंडस्ट्री। हम लोग बस कोई प्लेटफॉर्म बनाने से कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो उसका नेक्स्ट 2 years हम लोग को कुछ फ्रंट से मिला था, कुछ पैसा नहीं मिला था, एंड हम लोग को कोई सैलरी भी नहीं लिए थे। हम लोग बेसिकली हम लोग जस्ट मैनेज कर रहे थे, ये जो भी पैसा मिला था उससे 3-4-5 साल तक तो हम लोग बस मैनेज करे, इसको कैसा भी कन्वर्ट करके कोई भी इससे प्रोजेक्ट जो कर रहे थे हम लोग मैनेज कर रहे थे। सैलरी तो 1 भी रुपए नहीं लिए थे। एंड हम लोग ट्राई करते इंडस्ट्री में इश्यूज अंडरस्टैंड करने की, एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट से हम लोग फिर वी आर शिफ्टेड टू अ पॉलिसी बाजार फॉर सोलर, ताकि हम लोग जो एंड कस्टमर्स है वो लोग को मल्टीपल कोड्स दे सके अलग अलग सोलर इंस्टॉलर्स का, एंड उन लोग को सजेस्ट करने कि आप इसके पास ये इंस्टॉलर को चूज कर सकते हैं, ये इंस्टॉलर को यूज कर सकते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या है दोनों में। तो जब हम लोग ये किए वी रियलाइज और इश्यूज, वी अंडरस्टैंड सोलर इंस्टॉलर्स का और प्रॉब्लम्स है। वो लोग ठीक से इंस्टॉल नहीं कर रहे, वो लोग ठीक से सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते, वो लोग 3D मॉडल्स नहीं क्रिएट कर रहे, तो जनरेशन ठीक से नहीं दिखा रहे कस्टमर्स को। तो फिर हम लोग ये स्टार्ट किए, सोलर लैडर का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्टार्ट किया, जहाँ पे we can use the software to help solar installers manage and create their quotes properly, show savings properly. तो वैसा स्टार्ट हुआ। What about installers? वही सोलर इंस्टॉलर्स है। सोलर इंस्टॉलर्स आर पीपल जो आपका जो डे टू डे घर में आप जिसको भी इंस्टॉल करना बोलते हैं उसको सोलर इंस्टॉलर्स बोलते हैं। जैसा अगर आपको लेट्स से आपका घर में इंस्टॉल करना है सोलर, तो आप फर्स्ट चीज क्या करेंगे, जस्ट डायल या इंडिया मार्ट या जो भी जगह से गूगल से सर्च करेंगे मेरा इंस्टॉलर्स नियर बाय कहाँ है, तो आप 5 लोग को बुलाएंगे, वो लोग से कोट लेंगे कि अच्छा ये इतना कॉस्ट है, मुझे ये चाहिए। अब ये सोलर इंस्टॉलर्स को कौन सप्लाई करेगा, कौन मैनेज करेगा, लोगों को सॉफ्टवेयर कौन देगा, वो हम लोग एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं। जी जी जी। अच्छा ये बताइए कि जब आप लोगों ने पहले जब ये काम शुरू किया था उस वक्त तो आपको किसी इनकम का तस्वुर भी, कॉन्सेप्ट भी नहीं था आपके पास कि हम इनकम हासिल करेंगे। लेकिन एक बात ये बताइए कि जब आगे बढ़ते गए आप, तो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया, तो वो सॉफ्टवेयर जो था आपकी किस तरह मदद किया उसने? सो हम लोग सिंस मोस्टली टेक फोकस थे, तो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हम लोग टेक के थ्रू कैसा सेविंग्स प्रोवाइड कर सके। हम लोग अगर इफ वी कैन यूज टेक टू मेक श्योर दैट द सोलर इंस्टॉलर जैसे जो बिजनेस जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो लोग का सेविंग्स कैसा हो सकता है, वो लोग कोड्स बनाने या वो लोग थ्रू ऐप सेविंग्स कैसा क्रिएट करके कस्टमर्स को कैसा दिखा सकते हैं। अगर वो लोग कस्टमर्स को एजुकेट ठीक से कर सकेंगे देन वो कस्टमर्स विल ऑल्सो वांट टू इंस्टॉल सोलर, सो वो लोग का कन्वर्जन कैसा इंक्रीज कर सकते हैं। सो एंगल शुड ऑलवेज बी हाउ कैन वी हेल्प समबडी। आप बिजनेस जो भी स्टार्ट करते हैं आप दूसरे लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पैसे के लिए आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, यू हैव टू स्टार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अच्छा ये बताइए कि जहाँ तक आपके कस्टमर्स है, तो कस्टमर्स की तादाद क्या है, कि नंबर ऑफ कस्टमर्स? राइट जी, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है वो भी जानना चाहेंगे कि आप लोग कुछ काम कर रहे हैं तो क्या क्या इनकी कस्टमर्स भी हैं? राइट जी। तो हम लोग की
हम लोग मोस्टली B2B है, राइट? हम लोग बिजनेसेस को केटर करते हैं, तो हम लोग 250 बिजनेसेस को हम लोग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हम लोग का सर्विसेज यूज कर रहे हैं, एंड उसमें से कस्टमर्स लाइक इवन महिंद्रा एंड फोर्थ पार्टनर भी है, विच आर द लार्जेस्ट सोलर इंस्टॉलर्स इन इंडिया। सो इलो के थ्रू हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब इलो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इलो को हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इलो के थ्रू हम लोग बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर पा रहे हैं। जी जी, टाइटन वगैरह भी है शायद, राइट। हम लोग के इन्वेस्टर्स जो है, जो हम लोग को जो अभी सीड फंडिंग मिला था, मोस्टली वो एक्सेलर वेंचर्स, टाइटन कैपिटल, स्ट्राइड वेंचर्स, DVC एंड एंजल्स, कपल ऑफ एंजल्स लाइक मामद, COB इन्वेस्ट किया हम लोग का। अच्छा सर, अब ये बताइए कि क्या जब ये जिस तरह के सीड फंडिंग है उसमें कुछ मुश्किलात पेश नहीं आती? सो दीज आर वेरी इन्वेस्टर्स, राइट? ये लोग को दिखाना पड़ेगा कि यू आर अ ग्रोइंग कंपनी, एंड आप ये जो इन्वेस्टमेंट वो लोग कर रहे हैं, वो लोग का और 100 गुना आप कंपनी का ग्रो कर सकते हैं, तो वो ही इन्वेस्ट करेंगे। तो हम लोग को बेसिकली ये 5 इयर्स का जर्नी था, जहाँ पे हम लोग को बिजनेस सेटअप करके, एस्टैब्लिश करके वो पॉइंट पे आए जहाँ पे वो लोग को भी दिखा कि बिजनेस इतना ग्रो हुआ है। हम लोग बेसिकली हम लोग का रेवेन्यू अप अंटिल बिफोर द इन्वेस्टमेंट वाज अप टू $1 मिलियन रेवेन्यू था। तो वो बिजनेस का कॉन्सेप्ट देख के, वो ग्रोथ देखने के ऊपर वो लोग बैठ किए, फिर वो लोग बोले कि नहीं, इसमें अब हम लोग को पोटेंशियल दिख रहा है कंपनी में। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भरोसा आप पे कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ और साउथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है। साउथ में आपको बहुत ज़्यादा तालीम दिखाई देती, तरक्की दिखाई देती है, नॉर्थ में नहीं दिखाई देती। तो क्या सोलार जो रूफटॉप सोलर एनर्जी का मामला है उसमें भी नॉर्थ पीछे? तो ऐसे मतलब इट्स बैलेंस्ड, आई फील। सोलर के इसमें तो बैलेंस्ड है, क्योंकि सोलर के उसमें इफ यू नोटिस स्टेट्स है, लाइक यू नो, आपका वेस्ट साइड के स्टेट्स बहुत सोलर फोकस्ड है। आपके जैसे आपका राजस्थान हो गया, आपका गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका तेलंगाना भी फोकस हो रहा है। आपका वैसा अगर आप ईस्ट साइड देखेंगे तो ईस्ट साइड में थोड़ा कम है, लाइक आपका वेस्ट बंगाल, आपका नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे थोड़ा इंस्टॉलेशन कम है, उतना अपटेक नहीं हुआ। एंड मेजर रीजन ऑब्वियसली इज बिकॉज वो एजुकेशन वहाँ पे नहीं मिला है, जितना बेनिफिट्स नहीं मालूम हुआ है जितना लोग को। आई थिंक अभी इंडिया बहुत अर्ली स्टेजेस है सोलर में, एंड आई फील बहुत ज़्यादा हम लोग को और आगे जाने का है सोलर अपटेक इंक्रीज करने के लिए। जी जी जी, ये कहा जा रहा है, जैसा कि आपने कहा कि बहुत पीछे है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सोलर एनर्जी के मामले में हिंदुस्तान का जो नंबर है वो चौथा है। यस जी, चौथा है, बट आई फील लाइक वो इट शुड बी 1 or 2, बिकॉज हम लोग का उतना कैपेसिटी है, हम लोग का इतना नीड है। We can't rely on coal anymore. हम लोग ये कहा जा रहा है कि 200 गीगावाट्स की जरूरत है, राइट, एक अंदाजा लगाया गया है। राइट, 200 गीगावाट्स अभी 2025 तो हम लोग को वी हैव टू हिट इट। अच्छा, वी हैव टू हिट दिस टारगेट, इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी सोलर इज चीपर देन कोल, सोलर हैज बिकम चीपर देन कोल, तो वी हैव नो रीजन नॉट टू पुट सोलर। तो वी हैव टू सेव द एनवायरनमेंट एंड वी हैव टू सेव द कॉस्ट ऑल्सो। तो कोल से चीप है सोलर, देन व्हाई आर वी नॉट शिफ्टिंग टू सोलर? जी जी जी, बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक यानी शमसी तवानाई यानी सोलर एनर्जी के इस्तेमाल का सवाल है, रूफटॉप सोलर पैनल्स के इस्तेमाल का सवाल है, तो हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री के बारे में कहा जा रहा है कि 2030 तक ये $50 अरब मालियती हो जाएगी, वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो आप देखेंगे कि इस तरह अगर एनर्जी आप इस्तेमाल करते रहेंगे, और ये काबिल तजदीद तवानाई है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और हिंदुस्तान इसमें बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहा है, और फरहान जैसे नौजवान भी इसको अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अब आपने जिस तरह यानी स्ट्रगल की है, तो आज मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे कंपनीज होंगे जो फंडेड है, तो इंडिया में सोलर की जो कंपनीज है वो कितने हैं जो फंडेड है? सो करेंटली इन दिस क्लाइमेट, लाइक जनरली बहुत सोलर में अभी करेंटली दिस फोकस में बहुत कम है। राइट नाउ हम लोग के कॉम्पिटिटर्स बोल सकते हैं, पूरा सोलर इंडस्ट्री में बोल सकते हैं, देयर आर ओनली 3 कंपनीज दैट हैव बीन फंडेड प्रॉपर्ली, दैट इज सोलर स्क्वायर, एरम, एंड नाउ देयर इज अस सोलर लैडर। तो दीज आर इन इंडिया अभी करेंटली मेन कंपनीज दैट हैव बीन VC बैक्ड। जो हम लोग के मेन जो स्टार्टअप्स को बैकिंग मिला है, ये 3 कंपनीज को बैकिंग मिला। आप अच्छा ये बताइए कि चलिए आप तो पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि लोग अब सोलर एनर्जी की तरफ आएंगे? आ रहे ऑलरेडी, वो तो नोटिस दिख रहा है हम लोग को। लोग को अभी पहले 5 इयर्स पहले तो हम लोग बोलते थे सोलर है क्या, पर अभी मैं नोटिस कर सब लोग जानते हैं सोलर क्या है। लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग गए थे, शायद वो लोग इंस्टॉल नहीं किए बट कोट लिए होंगे, या वो लोग इंक्वायर किए होंगे कि अच्छा मैं कितना डाल सकता हूँ, सेविंग मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो एजुकेशन स्लोली बिल्ड हो रहा है, एंड आई फील दैट नेक्स्ट 5 इयर्स में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। जी,
एक बहुत अच्छी बात कही है। एक पर्सनल सवाल मैं करता हूँ आपसे। नाज़रीन आपको बता दूँ कि अक्सर अगर कोई तरक्की करता है, ख़ास तौर पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ज़रिए वो आगे बढ़ता है, तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, हाई-फ़ाई समझने लगता है, मज़हब से दूर हो जाता है, उसे नमाज़ की फ़ुर्सत नहीं होती, उसे जो दीनी फ़राइज़ होती है, उसकी अदायगी की फ़ुर्सत नहीं होती। लेकिन क्या इस तरह के लोग जो मार्केट में पाए जाते हैं, क्या उसके बरक्स भी लोग पाए जाते हैं? यानी उसके अपोज़िट भी लोग पाए जाते हैं? तो मैं दूसरे के बारे में बात नहीं कर सकता, जी, बट जी। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि लाइक पीपल बोलते हैं कि या तो मैं दीन कर सकता हूँ या तो मैं दुनिया कर सकता हूँ, या तो तुम नमाजी बनोगे या तो तुम कुछ सक्सेसफुल होंगे। तो लोग बोलते हैं कि या तो तुम नमाज पढ़ो या तो नमाज को छोड़ के तुम बिजनेस या तो एजुकेशन पाओ, क्योंकि वो ज़्यादा फोकस करो, बाद में पढ़ लो। आई फील दोनों बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजीली कर सकते हैं। जी, जी, जी। यू हैव टू फोकस ऑन योर दीन। दीन सबसे फर्स्ट आता है। जी, जी। कोई बिजनेस कुछ भी चीज कभी आगे नहीं लेके जा सकता है, एंड लेके गया भी तो उसका फायदा नहीं है। लाइक योर फोकस शुड बी योर, लाइक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो चांस मिला है कि जो भी किया मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दीन में कॉम्प्रोमाइज का कोई एंगल नहीं है। ऐसा नहीं कि अच्छा मैं 3 फर्ज नमाज पढ़ लूंगा तो हो जाएगा। यू हैव टू रीड योर 5 नमाज, यू हैव टू डू दिस। एंड इसके साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस ऑल्सो। ये भी तुम कर सकते हो इजीली, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। यू कैन फोकस ऑन बोथ ऑफ इट वेरी इजीली। बहरहाल नाज़रीन, फ़रहान ने बहुत ही प्यारी बात कही है और यही बात मैं समझता हूँ कि हर उस नौजवान को करनी चाहिए जो दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक प्रोग्राम आमने-सामने का सवाल है, हम अपने प्रोग्राम के आखिर में यानी इख्तिताम पर अपने मेहमान से एक खुसूसी मैसेज लेते हैं, ऐसा मैसेज लेते हैं जो मिल्लत के लिए, नौजवानों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए बहुत फ़ायदा बख्श होती है, बहुत मुफ़ीद होती है। तो बहरहाल फ़रहान, हम चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम पर आप एक मैसेज दें हमारे रीडर्स को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे जो नई नस्ल के नौजवान हैं उन्हें। राइट। प्लीज इट्स रिक्वेस्ट कि आप फोकस करिए। लाइक ऑब्वियसली लाइफ में यू हैव टू फोकस ऑन एजुकेशन, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन लाइक साइंस, जो भी यू वांट टू गो अहेड, वॉट एवर यू लव डूइंग, फोकस ऑन दैट एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन डू इट। बट व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन दिस, प्लीज फोकस ऑन योर दीन। दीन के साथ इजीली कर सकते हो। यू कैन इजीली मिक्स एवरीथिंग विद दीन। यू थिंक दैट ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते, या अच्छा वो नमाज नहीं कर सकते, कि क्या पूछ सकता है। अगर इफ़ यू हैव दिल से अगर चाहे, लाइक अगर वो नमाज मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह विल मेक इट मच ईजियर। तो फोकस ऑन योर दीन। दीन सब चीज़ करो एंड आप दुनिया भी करो रे। हम लोग को दीन और दुनिया बोला गया है, तो सब चीज़ कर सकते हैं हम लोग। वी कैन डू इट। वी जस्ट हैव लाइक वो दिल में रहना चाहिए, वो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। बहुत ही प्यारा मैसेज है, बहुत ही प्यारा पैगाम है और इसी पैगाम के साथ, इसी मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने-सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।